नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आज के मुख्य समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, जहां पर भाजपा को लगा बड़ा झटका। डर के मारे अब तक बीजेपी के 40 नेता दे चुके हैं इस्तीफा। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस वर्कर हूँ, पार्टी जो बोलेगी मैं वही करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान से कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है, सियासी संकट अब थम गया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राहुल गांधी का, जो फिर से आक्रामक हो सकते हैं और दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। 100% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी बने कांग्रेस के अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बने, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों हर एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक खबर में बने रहिएगा। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में खौफ, अब तक बीजेपी के 40 नेता दे चुके इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले से बीजेपी के 6 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कश्मीर में पिछले एक सप्ताह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलाकर 40 इस्तीफे हो चुके हैं। कश्मीर में सरपंचों और पंचायत सदस्यों सहित पार्टी नेताओं पर हाल ही के दिनों हुए हमले के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भयभीत हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, मैं कांग्रेस वर्कर हूं, पार्टी जो बोलेगी वो करूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान सियासी संकट ने अब नया मोड़ ले लिया है। राहुल गांधी से मिलने के बाद सचिन पायलट के सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कांग्रेस वर्कर हूं और पार्टी जो बोलेगी वही करूंगा, मैंने नहीं की कोई डिमांड। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने पार्टी से कोई डिमांड नहीं की है, मैं एक MLA हूँ और कांग्रेस वर्कर भी हूँ, पार्टी जो बोलेगी वही करूंगा। बता दें कि राहुल गांधी से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर वापस लौट आएंगे। बहुत दुखी हूं, सचिन पायलट ने कहा कि इस बीच जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे काफी दुखी हूं। पॉलिटिक्स में एक अनुशासन जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि अब जाति दुश्मनी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दों और नीति के आधार पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के खिलाफ ना कुछ बोला और ना ही कुछ किया। कुछ लोगों ने कई अफवाहें उड़ाई और कई सवाल भी खड़े किए, लेकिन हम उसी बात पर अड़े रहे जो हमने 30 दिन पहले शुरू किया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव, 100% कांग्रेसी चाहते हैं फिर बने अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस का संकट दूर करने में राहुल गांधी को मिली कामयाबी के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपने के सुर फिर उठने लगे हैं। पार्टी ने कहा है कि केवल गांधी होने के नाते नहीं, बल्कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मुखर नेता के तौर पर सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव है? कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसका पार्टी की नीतियों व विचारधारा में विश्वास है, वे सब चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। बकौल सुरजेवाला, 100% कांग्रेस जन और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष देखना चाहते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। सुरजेवाला ने कहा कि बेशक पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस जनों की यह आम भावना है, मगर इसका अंतिम निर्णय कांग्रेस कार्य समिति, पार्टी और राहुल गांधी उचित समय पर लेंगे। 2019 के चुनाव के बाद राहुल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। नए अध्यक्ष के चुनावी की संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि भविष्य में क्या होगा इसके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी इस बारे में उचित समय पर फैसला करेगी। सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को ही पूरा हो गया था। इस बीच सोनिया की सेहत की चुनौतियों की वजह से कांग्रेस के अंदर फुल टाइम नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चौतरफा आवाज उठाई जा रही है। राहुल दोबारा अध्यक्ष बनने के मसले पर अनिर्णय की स्थिति में है और नेतृत्व की यह दुविधा पार्टी नेताओं को परेशान कर रही है। ऐसे में शशि थरूर सरीखे नेता लगातार पूर्णकालिक नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की आवाज भी उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गद्दार है BSNL कर्मी, निजीकरण के बाद 88,000 से अधिक की छिनेगी नौकरी, बोले
बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को उन्होंने गद्दार कहा है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के कर्मचारी नामी कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद बीएसएनएल से 88,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हेगड़े ने यह बयान 10 अगस्त को उत्तर कन्नड़ा संसदीय क्षेत्र स्थित कुमटा में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल देश पर धब्बा है, क्योंकि पैसा, बुनियादी ढांचा और बाजार मुहैया कराने के बाद भी टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी काम करने से मना कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। बता दें कि हेगड़े का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी के को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को ड्रामा बताया था। इसके अलावा 2018 में भी उन्होंने संविधान संशोधन कर प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात भी कही थी। मामला तूल पकड़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस, बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई में लिखित शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में फिर एक नया मोड़ आ गया है। इस बार महाराष्ट्र की करनी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं रहने के बावजूद यहां तक एसआईटी पहुंच गई। ऐसा करने से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। महाराष्ट्र की करनी सेना की ओर से इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई। दूसरी ओर इस नए मामले के सामने आने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यह माना जा रहा है कि यह सब कुछ मुंबई में बैठे सियासी और पुलिस महकमे के लोगों के इशारे पर हो रहा है। मामूली लोकप्रियता के लिए की शिकायत महाराष्ट्र की करनी सेना के पटना पुलिस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करने को लेकर पटना में लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया है। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने कहा कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जानबूझकर पटना पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर वहां पटना पुलिस के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई तो यहां भी मुंबई के पुलिस अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी जाएगी। नजर रख रहे पुलिस के बड़े अधिकारी, बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी महाराष्ट्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इस ऑनलाइन शिकायत के बाद आगे महाराष्ट्र पुलिस के अफसर क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। हालांकि लिखित शिकायत तथ्यहीन है। पटना पुलिस नियम कानून के तहत मुंबई में इस मामले की जांच करने गई थी। सुशांत के घर रखा लाल रंग का बैग आखिरकार था किसका? उस वक्त वहां एक लाल रंग का बैग रखा था। सुशांत के एक करीबी मित्र अंकित ने इस बात का खुलासा किया कि लाल रंग का बैग मुंबई पुलिस ने बरामद किया था, जबकि सुशांत लेदर के बैग का इस्तेमाल करते थे। उनके पास लाल रंग का कोई भी बैग नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह लाल रंग का बैग सुशांत के घर में कहां से आया? अगर वह बैग सुशांत का नहीं था तो किसका था? गौरतलब है कि इससे पहले पटना पुलिस की टीम ने जब मुंबई पुलिस से घटना के बाद बरामद सामान की सूची मांगी थी तो वहां के अफसरों ने ये सारी जानकारियां एसआईटी को देने से इनकार कर दिया था। इससे यह पता नहीं चल सका कि घटनास्थल के पास से कुछ बरामद हुआ था या नहीं। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या सुशांत की मौत से एक दिन पहले कोई उनसे मिलने आया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने चली पहली चुनावी चाल, महागठबंधन में 80 सीटों पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी रणनीति अपनाते हुए सबसे पहले सीटों का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस ने महागठबंधन की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है और इस जानकारी को सार्वजनिक भी कर दिया है। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और हम 41 सीटों पर, इस बार हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने इशारों में आरजेडी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में दलों को एकजुट रखना बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी है। अगर गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी छोटे दलों को एक साथ नहीं रख पाएगी तो नुकसान सबका होगा। बता दें कि सदानंद सिंह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं। इससे पहले बिहार कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान ने बिहार कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने वह दिया टास्क पूरा नहीं किया था। खैर, कांग्रेस ने महागठबंधन में 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब देखना यह है कि क्या आरजेडी और अन्य घटक दल इस बात पर सहमति देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतरे रामविलास पासवान, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट और बाढ़ की आफत के बीच बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल पूरी तरह खिलाफत कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के तय समय पर चुनाव कराने की घोषणा के बीच अब लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव को टाल देना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में जहां लाखों शिक्षक पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, इसलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टाल देने की है। चुनाव आयोग का फरमान तय समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है। राजद और लोजपा की मांग सिरे से खारिज। मुख्य चुनाव आयुक्त के समय पर चुनाव कराए जाने की बात से स्पष्ट हो गया है कि राजद और लोजपा जैसे राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना को लेकर चुनाव बाद में कराए जाने की मांग को आयोग ने खारिज कर दिया है। लोजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराना लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में डालना होगा। वहीं राजद ने चुनाव में पारंपरिक तरीके से प्रचार करने की इजाजत मांगी है। राजद ने कहा है कि अगर उन्हें जनता के बीच जाकर प्रचार करने की इजाजत नहीं मिली तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सलाह सुझाव देने का निर्देश दिया है। पहले ये सुझाव 31 जुलाई तक ही मांगे गए थे, लेकिन आयोग ने इसकी तिथि बढ़ाकर बाद में 11 अगस्त कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का रोजगार मंत्र, कहा शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्याय लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी बीच राहुल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए न्याय लागू करने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए देगी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत आज फिर लेंगे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बदले हालात पर बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट टलने के बाद अब आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। रेतले धोरो में स्थित होटल सूर्यगढ़ में आयोजित होने वाली यह बैठक सीएम अशोक गहलोत लेंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पार्टी और सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट कैंप से सुलह के बाद विधायक दल की यह पहली बैठक होगी। बैठक में पायलट कैंप से सुलह के बाद पैदा हुए ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। विश्वास मत पर भी होगी चर्चा। इस बैठक में आगे की रणनीति और विधानसभा सत्र पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में इस बात पर भी निर्णय लिया जाएगा कि बदले राजनीतिक हालात के बाद विधानसभा में विश्वास मत लाने की नहीं लाने की जरूरत है या नहीं। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत कुछ देर में राजधानी जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। सीएम अशोक गहलोत के साथ मंत्री शांति धारीवाल, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी जैसलमेर आएंगे। अभी तक की कांग्रेस की रणनीति के अनुसार बुधवार को कांग्रेस के विधायकों का 13 दिन का राजनीतिक पर्यटन भी खत्म हो जाएगा। कल कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बाड़ाबंदी से वापस जयपुर लौटेंगे, लेकिन इसका अंतिम फैसला आज सीएम के जैसलमेर आने के बाद होगा। विधायकों को जैसलमेर से जयपुर भेजने के बाद उन्हें होटल में रखा जाएगा या फिर घर जाने की अनुमति होगी, यह भी आज तय किया जाएगा। विधायकों को कल चार्टर्ड प्लेन से वापस जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 1 महीने से चल रहा सियासी संकट सोमवार रात करीब खत्म हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मध्यस्थता के बाद बागी सचिन पायलट कैंप की पार्टी में
वापसी हो गई है। पायलट की ओर से पार्टी फोरम में रखी गई बातों का समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की सरकार और संगठन में क्या भूमिका होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी ने मांगे थे 21 दिन। राहुल गांधी ने कहा था 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी लगातार फैलती जा रही है और मंगलवार 11 अगस्त 2020 को भी देश में 53,601 नए मामलों की पुष्टि हुई। नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 22,68,675 हो गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होने की बात कही थी। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट कर कहा था कि 10 लाख को आंकड़ा पार हो गया। उन्होंने कहा, कोरोना इसी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से भी ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस और नियोजित कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट को 58,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके और 17,000 से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। कांग्रेस के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 24 मार्च को देश में 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषणा किया था। उन्होंने देश बचाने के लिए हर नागरिक से 25 मार्च से अगले 3 सप्ताह के लिए गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाले 21 दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बकौल पीएम स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का समय बहुत अहम है। बता दें कि इसके बाद भी कई चरणों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो देश के कई राज्यों में अभी भी जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत का दावा, राजस्थान में 5 साल पूरे करेगी कांग्रेस, आगे भी जीतेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच निष्कासित उप मुख्यमंत्री राजेश पायलट की कांग्रेस आलाकमान से बातचीत के बाद विवाद सुलझते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि हमारी सरकार 5 साल पूरी करेगी। पायलट गुट के विधायकों से मिलने के बाद बोले गहलोत ने मीडिया से कहा कि हमारी पार्टी में शांति और भाईचारा बना रहेगा। एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जिससे शिकायतें दूर की जा सके। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इसका खात्मा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी विधायक साथ हैं, किसी एक ने भी साथ नहीं छोड़ा है। इनकम टैक्स और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव में भी जीतेंगे। गौरतलब है कि पायलट ने सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और सारी बातें उनके सामने रखी, विवाद के बिंदु उनके सामने रखे। इन पर राहुल गांधी ने नरम रुख अपनाते हुए विवाद के मुख्य बिंदुओं पर विचार के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की बात रखी। इसके बाद पायलट ने पत्रकारों को बताया कि पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ व्यक्तिगत बातें कही गई, लेकिन हमने संयम बनाए रखा। राजनीति में व्यक्तिगत बातों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस 3 सदस्यीय समिति की बैठक बहुत जल्द होगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कॉर्पोरेशनर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला दिया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है, शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, एक पिता द्वारा खरीदी हुई, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है।
पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या है कानून। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।